am Ronak Agarwal. I secured All India rank 13th in the 2019 UPSC exams. My optional was Commerce and Accountancy, and my background was I'm a CA and a CFA, so Commerce and Accountancy was a logical choice for me. So I'll just discuss about the strategy for Commerce and Accountancy separately in this video. जिनका options commerce है उनके लिए खाली ये video है. First of all, जो भी commerce लेते हैं, majority of the people either have their background as MCom or BCom or as a CA or CS. So basically एक overall idea रहता है, because exam में जिस level के questions पूछे जाते हैं, those have already been covered in some or the other front, be it in BCom or be it in professional course. The thing is, this has to be managed in a more professional manner and in a bit strategically, so that because लोग बोलते हैं कि optional ही ऐसा है जो majority of लोगों को बचाता है, मतलब top ranks दिलाता है. तो just separately इसके लिए जो हम what I followed, I'll just share. सबका अपना अपना strategy हो सकता है. I'll just share my strategy. इसमें सबसे important है past papers. पिछले 15 years का या 10 years का question papers बहुत जरूरी है. You should analyze them and try and solve them. Solve in the sense कि जितने भी practicals हैं, अगर आप वो solve कर लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है. Along with that, जो theoretical questions है, just see whether you can answer them or not. उसको लिखने का जरूरत नहीं है, but खाली आपको ये देखना है कि वो हमको आता है कि नहीं आता है. Along with that, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं. बहुत बार प्रैक्टिकल्स रिपीट हो जाते हैं पिछले साल से. बहुत बार कुछ कॉमन एरियाज रहते हैं जहाँ से थियोरेटिकल क्वेश्चंस हमेशा पूछे ही जाते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऑल्टरनेट ईयर्स पक्का आते हैं. जैसे इस साल अगर सपोज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से पर क्वेश्चन आया तो अगली बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन आएगा. तो देयर इज अ पर्टिकुलर ट्रेंड नॉर्मली. तो अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. पहला तो पास्ट पेपर्स का हो गया. Secondly, we'll talk about the two papers separately, paper 1 or paper 2. Paper 1 is all about accountancy, financial management, auditing, taxation, financial costing, and financial instruments. And paper 2 is all about management. It has organization theory, organization behavior, it has human relationship management, and it has industrial relations. तो पेपर 2 जो है वो इंटायरली थ्योरेटिकल है, तो उसका एक अप्रोच डिफरेंट होगा. और पेपर 1 है 50% थ्योरेटिकल 50% प्रैक्टिकल, उसका अप्रोच डिफरेंट होगा. आई फर्स्ट स्टार्ट विद पेपर 2 क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा रिस्क एरिया होता है. आई टेल यू व्हाई. पहला बात, क्योंकि थ्योरेटिकल है तो इसमें मार्क्स सिक्योर करना डिफिकल्ट है, बट इफ यू कैन फॉलो अ प्रॉपर मेथड ऑफ योर्स तो वो उतना ही स्कोरिंग भी हो सकता है. एंड दूसरा रीजन ये है कि बहुत लोगों के पहला ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए नहीं है. मेरा खुद का, आई एम फ्रॉम कैलकाटा, मेरा सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन है, तो मेरे सिलेबस में बहुत सारा पेपर 2 का कंसेप्ट नहीं था. बट इफ यू आर फ्रॉम DU and if you have graduated from those colleges, तो बहुत आपका हो सकता है कि सारा सिलेबस कवर्ड हो. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट आई स्टार्ट विद पेपर 2 का स्ट्रेटजी फर्स्ट. पहला बात क्या होता है कि मोस्टली हर बार ऐसा होता है कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, कंपल्सरी शॉर्ट नोट्स, 5 to 2 शॉर्ट नोट आते हैं. ग्रुप मतलब पार्ट ए में 5 रहते हैं, पार्ट बी में 5 रहते हैं. नॉर्मली हर बार ऐसा होता है कि इन 10 में से 2 या 3 शॉर्ट नोट्स बहुत डिफिकल्ट रहते हैं या अननोन रहते हैं. तो इसी में अगर आप स्कोर कर सकते हैं तो आपका एडिशनल 30 मार्क्स या 20 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा. पहले 20 में आपको जितना भी स्कोर मिले, तो एक यहाँ पे आपको जंप स्टार्ट मिल रहा है. Second, you are writing the answers and the points which are including it. ये भी बहुत ज़्यादा important. I'll mention first about answer writing. सबसे important है, अगर question में suppose 3 part है question का, एक particular question का, तो your answer should explicitly mention the 3 parts अलग-अलग से, along with subheadings. उससे क्या होता है, एग्जामिनर को क्लियरली दिख रहा है कि आपने सारे पार्ट्स को आंसर किया है. बिकॉज बी इट इन GS पेपर्स और इन ऑप्शनल्स, द प्राइम रिक्वायरमेंट of answer writing is that you should address the question. पहले क्वेश्चन अगर आप उसका सारा पार्ट्स को एड्रेस कर रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपको सारा अलग से दिखाना है. सेकेंडली, इवन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन यू शुड इंट्रोड्यूस सम सब हेडिंग्स सो दैट आपके क्वेश्चन आंसर में पर्टिकुलर कोहेरेंस और पैटर्न दिखे. उससे आपका व्यूज में क्लैरिटी आता है. आप खुद बेटर वे से आंसर लिख पाएंगे और एग्जामिनर को भी इजीली चेक करने में इजी होगा. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइटिंग बुलेट पॉइंट्स. क्योंकि मोस्टली जितने भी आंसर होते हैं, मतलब स्पेसिफिकली अपने पेपर 2 में,
उसमें मोस्टली सारे पॉइंट वाइज ही आंसर, मतलब पॉइंट्स रहते हैं उस आंसर में. ट्राई एंड राइट दैट इन पॉइंट्स. अगर उस पॉइंट्स का सब हेडिंग्स दे सकते हैं, हेडिंग्स दे सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है. इफ नॉट देन ट्राई एंड अंडरलाइन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एक और चीज विच आई फॉलोड वाज आई कुड राइट विद अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड ब्लू पेन्स. तो हम सब हेडिंग्स ब्लैक पेन से लिखता था और मेन आंसर ब्लू पेन से लिखता था. और जो मेन आंसर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आई यूज्ड टू अंडरलाइन दैट विद अ पेन और पेंसिल, व्हाटएवर जैसे टाइम परमिट करता था. बट अगर आप ब्लैक एंड ब्लू बोथ पेन से नहीं लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. राइट विद द सेम इंक पेन एंड अंडरलाइन दैट सेपरेटली सो दैट वो अलग से दिखे. एक और चीज which I tried to do was I tried to include some diagrams, some word diagrams or some good um, arts which was actually portraying the main crux of the answer but making the paper also pleasing to the eye. I'll just give an example. अगर सपोज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, वहाँ पे आप जितना ज्यादा लाइन डायग्राम्स या वो सब बनाएंगे उतना ज्यादा आपका आंसर को क्लैरिटी मिलेगा. Along with that, suppose एक question है formal और informal organization के ऊपर question है अगर suppose, तो what I did was कि I googled each and every topic. Suppose अगर अपने paper 2 में 100 topics है, तो मैंने हर एक topic के बारे में Google किया और Google में इसका images में गया. और images में जो अच्छे diagrams हैं जो मेरे आंसर का क्वालिटी को बढ़ा सकते थे, I just copied those diagrams at a place wherein जहाँ से नोट्स पढ़ रहा था. मतलब अगर सपोज हम मेरा सपोज पेज नंबर 2 में उस वो पर्टिकुलर टॉपिक है, हम उस टॉपिक के बगल में वो डायग्राम बना लेता था, या फिर वहाँ पे एक पेज में डायग्राम बना के इस टॉपिक के साथ में रख देता था. तो जब भी हम वो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, हम वो डायग्राम भी रिवाइज कर लिया. उसके कारण आपके आंसर को एक्स फैक्टर मिलता है. दूसरा, टाइम सेव करते हैं, बिकॉज इफ यू आर पोर्ट्रेइंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम, आपका टाइम बहुत हद तक सेव होगा क्योंकि सेंटेंसेस में आपको नहीं लिखना पड़ेगा. और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज प्लीजिंग टू द आई. एक और चीज ये तो हो गया जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कुछ कंटेंट को डायग्राम से. बहुत बार क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइटिंग व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हेनरी फ्योल्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, तो फीचर्स ऑफ हेनरी फ्योल्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट करके अगर आप एक बॉक्स बना लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे करके ब्रांचेस कर दीजिए और फिर बगल में यहाँ पे लिखते जाइए. उसके कारण क्या होगा, आपका स्पेस उतना ही लग रहा है बट थोड़ा अपीलिंग हो रहा है. प्लस it might actually make your answer writing का speed greater. ये एक चीज आप कर सकते हैं और इसके लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एंड इट्स नॉट दैट कि हम बहुत पहले से कुछ प्रैक्टिस कर रहा था. आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग ओनली आफ्टर माय प्रीलिम्स एंड इट इज टोटली डूएबल. ऐसा कुछ नहीं है कि पॉसिबल नहीं है आफ्टर प्रीलिम्स देने का, प्रैक्टिस करने का. दिस वाज अबाउट आंसर राइटिंग. नाउ उस आंसर का थोड़ा कंटेंट का लेवल कैसे आप एलिवेट कर सकते हैं. जितने भी करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स मतलब अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, जहाँ से भी जो करंट लाइफ एग्जांपल्स हैं, जो करंटली सिनेरियो में एक साल में चल रहे हैं, अगर आप उसको अपने आंसर में इंक्लूड कर देते हैं तो आंसर क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर जाता है. और कैसे इंक्लूड करना है, आप अलग से हेडिंग दीजिए एग्जाम्पल, उसको अंडरलाइन कीजिए और डैश देके उसके बगल में एग्जाम्पल लिखिए, तो वो अलग से दिख जाएगा. सपोज CSR के ऊपर क्वेश्चन है या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन है, यू कैन इजीली गिव द एग्जांपल ऑफ द टाटा सन्स केस जो अभी रिसेंटली हुआ था, तो वो अगेन थोड़ा एलिवेट कर दिया आपके आंसर को. along with that I had done some homework about finding quotations on some particular topics. जैसे गोल सक्सेशन एक टॉपिक है, या फिर जैसे हम आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट चैप्टर जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर थ्योरीज है, जो भी चैप्टर है उसमें क्या हुआ था, देयर आर मेनी सब टॉपिक्स बट दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दोज कैन एक्चुअली बी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द अदर टॉपिक्स एज वेल. उसके लिए आई प्रिपेयर सम कोटेशंस ऑन एवरी टॉपिक एंड जहां जहां हो पाता था आई यूज्ड टू राइट दैट कोटेशन इन द आंसर. उससे आपका आंसर का लेवल अगेन एलिवेट हो जा रहा है. तो जो कॉमन पॉइंट्स है तो सबको ही लिख रहे हैं, आप अपना डायग्राम से एलिवेट कर दिए, सब हेडिंग से एलिवेट कर दिए, सब पॉइंट से एलिवेट कर दिए, प्लस आपका एग्जांपल एलिवेट कर रहा है, कोटेशन एलिवेट कर रहा है. These help you in getting extra marks in your options. This was about paper 2 का answer writing pattern. Now the sources, I followed very compact and exhaustive sources. हम खाली 2 tuition materials use किया था, एक वाजीराम एंड रवि का पूरा tuition material और Rankers का पूरा tuition material. I just bought the 2 from the market and read them thoroughly and it was more than sufficient. Along with that, उसके ऊपर I did all my own homework. मतलब जो हम आपको बताया डायग्राम बनाने वाला चीज, कोटेशंस वाला चीज, एग्जांपल्स वाला चीज, तो these are some things which you have to work on your own. कोई आपको अलग से नहीं बता पाएगा कि इसको ऐसे करो. This is about paper 2. Now coming to paper 1.
पेपर 1 में क्या है कि बिकॉज 50% थ्योरी है 50% प्रैक्टिकल है. कमिंग टू फर्स्ट द प्रैक्टिकल पार्ट, अगर आप सीए किए में मेरा आईपीसीसी में क्या हुआ था, मतलब आईपीसीसी का जो मटेरियल है दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द पेपर 1 बिकॉज बहुत सारी क्वेश्चंस कॉमन है एंड इफ नॉट कॉमन इट इज बेस्ड ऑन द सिमिलर कंसेप्ट्स. तो आप उससे भी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं. आईपीसीसी का प्रैक्टिस मैनुअल है, सीए इंटर का मतलब उसका प्रैक्टिस मैनुअल है, उसका स्टडी मटेरियल है. अगर आपका ट्यूशन नोट्स है, दोज आर इक्वली सफिशिएंट. नहीं तो आप अपनी ग्रेजुएशन का बुक से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप वाजिदा में रवि या फिर रैंकर्स के नोट से कर सकते हैं. ऑल आर इक्वली गुड. द मेन थिंग बिहाइंड द बुक टू रेफर इज दैट योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कोई इश्यू नहीं आने वाला थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल पार्ट में. हाउ टू अप्रोच द प्रैक्टिकल आंसर राइटिंग, क्योंकि ये इसमें खाली आपको आंसर नहीं निकालना, इसमें बहुत डिटेल में आपको आंसर को समझाना भी है. I'll just give an example. अगर suppose एक question है on journal entry on pass the journal entries for issue of share capital. Suppose उसमें कुछ दिया हुआ है कि इतना ऐसे ऐसे allotment हुआ, ऐसे ऐसे call money आया, ऐसे ऐसे कोई दे नहीं पाया, forfeit हो गया, reissue हुआ. Suppose एक पूरा question है. On that you should start with an introduction. अगर आपको section number पता है Companies Act का very well, you can write that. एक और चीज आप करिए, कुछ सेक्शन नंबर याद कर लीजिए. बोनस इशू का सेक्शन नंबर याद कर लीजिए, इशू ऑफ शेयर कैपिटल का याद कर लीजिए, डिस्काउंट का याद कर लीजिए, प्रीमियम का याद कर लीजिए. होगा आपका आंसर को अगेन एक वैरायटी मिलेगा. सपोज एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के ऊपर है, उसमें एएस और इन डेज का नंबर डाल दीजिए. और सपोज आपको एक क्वेश्चन स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर है, उसमें एएस डाल सकते हैं. तो दीज विल एलिवेट द लेवल ऑफ आंसर्स बिकॉज यू आर इंट्रोड्यूसिंग विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड पॉइंट व्हिच इज एक्चुअली अ लॉ. दूसरा, उसमें आप जिस भी लिख सकते हैं पूरा क्वेश्चन का, दिस क्वेश्चन डील्स विद व्हाटएवर टॉपिक इज एंड इसमें ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है. बस इतना अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छे से आपका इंट्रोडक्शन हो गया. देन यू गो फॉर द मेन वर्किंग, मेन आंसर. देन यू राइट जर्नल लिख के आप अपना पूरा जर्नल पास कर दीजिए. इसमें आप फॉर्मेट का और परफॉर्मा का बहुत ध्यान रखिएगा. चाहे जर्नल हो, चाहे लेजर हो, चाहे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन हो, फॉर्मेट फॉलो करिएगा. डेबिट क्रेडिट अगर टी फॉर्म है तो डीआर सीआर पक्का लिखिएगा. दीज एक्चुअली मैटर इन द एग्जाम्स. अब सपोज आपका पूरा आंसर आ गया. नाउ यू गो फॉर थर्ड पार्ट व्हिच इज वर्किंग नोट्स. सपोज हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का एक क्वेश्चन है, उसमें अपने यहाँ पे लिख दिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर इतना एंड असेसमेंट ईयर इतना. फिर फर्स्ट आ गया सपोज सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी. अब वहां पे आप बगल में खाली अमाउंट लिखेंगे और बगल में वर्किंग नोट 1 लिख दीजिए. और वर्किंग नोट के अंदर 1 देके लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, डैश देखिए फिर आप उसका कंप्यूटेशन करिए. सिमिलरली सपोज पीजीपीपी है तो वापस वर्किंग नोट नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड देन डू दैट. ये कोई भी चीज में एप्लीकेबल हो सकता है. अगर आपका सपोज एफएम का क्वेश्चन है जिसमें वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आया है कुछ पर्टिकुलर, उसमें भी अपने को वैल्यूएशन करना पड़ता है ओपनिंग स्टॉक का, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक का, फिनिश गुड्स का. तो ये सब आप वर्किंग नोट्स करके नीचे दिखा सकते हैं. उससे बहुत अच्छा क्लैरिटी आता है और आपका एक क्लियरली समझ में आता है, आपके माइंड में पूरा चीज मैप्ड है. फोर्थ आ जाता है नोट्स. अब उस नोट्स में आप अपने अजम्पशंस या कुछ थ्योरीज डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल या फिर कुछ फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1), या आप नोट्स में लिख सकते हैं. या सपोज द स्टॉक हैज बीन वैल्यूड अकॉर्डिंग टू फीफो प्रिंसिपल एज पर AS2, या आप नोट्स में लिख सकते हैं. या फिर the valuation of closing stock has been based only upon cost of goods sold and not upon cost of sales, ये आप नोट्स में लिख सकते हैं. तो अगर आप हर चीज का क्लैरिफिकेशन दे देंगे तो आपका बहुत हद तक पहला बार डिस्क्रिपेंसी आता है बहुत बार आंसर से, बिकॉज कुछ असम्पशंस होती हैं कहीं ना कहीं. तो आप पहले ही बता देंगे कि हम ये अज्यूम करके आंसर सॉल्व किया है तो डिस्क्रिपेंसी खत्म हो जाता है. एंड दूसरा, इससे आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्जाम में. This is how I solved the practical questions in my exam. Coming to the theoretical part of paper 1. इसके लिए कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके लिए अलग से आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा. जैसे डिविडेंड्स हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, और कुछ ऐसे हैं जो which is a complementary part of the practical topics. For example, depreciation. जैसे इस बार मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, what is depreciation? What is the use of depreciation? What is the logic behind depreciation and how can depreciation be used in taxation purpose? सपोज ये क्वेश्चन आया था. ये अलग से कोई पढ़ के नहीं जाता इस लेवल पे, जरूरी नहीं है कि आप पढ़े भी हो,
बट आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है, आपको सारा थ्योरी डेटा आता है, आपको कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट में कहाँ कौन सा सेक्शन में लिखा आपको आता है, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 32 आपको अगर आता है, अगर आपको AS6 अगर आता है, तो आपका अल्टीमेटली आप उसको आराम से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है पेपर 1 के, ट्राई एंड इंक्लूड एग्जांपल्स इन दैट। अगर सपोज एक क्वेश्चन है व्हाट इज लेवरेज या व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल लेवरेज, तो आप खाली उसी पे नहीं लिख के यू कैन राइट एन एग्जांपल एंड मेक अ क्वेश्चन ऑफ योरसेल्फ, solve it there and mention that the firm is इतना परसेंट leveraged financially, प्लस उसके बाद आप दीजिए इम्पैक्ट, अपने आप उसका एनालिसिस आप दे सकते हैं, उससे आपका बहुत अच्छा डीप अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है। एक और चीज विच आई फॉरगॉट टू मेंशन, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंप्यूट द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, आप खाली कंप्यूट मत कीजिए, नीचे में आप कंक्लूजन में अपना एनालिसिस भी दे दीजिए that this according to the financial data of the company it is overly leveraged operationally या because the fixed costs are quite high, ये इसका leverage high है, आप इस तरीके से मैनेज, थोड़ा सा अपना एनालिसिस भी दे दीजिए, उससे अगेन एक फैक्टर मिलता है आंसर को। तो इफ यू फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स, कुछ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा चीज नहीं है, इट्स जस्ट वंस इफ व्हेन यू गेट इनटू द हैंग ऑफ इट, आपका एग्जाम में आराम से आप ये चीज फॉलो कर सकते हैं। बट जितना आप ये सब चीज को बढ़ाएंगे, उतने आपको स्पीड भी इंप्रूव करना पड़ेगा आंसर राइटिंग का, बिकॉज क्योंकि आप जहां आप खाली कंप्यूटेशन करते थे, वहां उसके साथ उतना ही ज्यादा आपको इंट्रोडक्शन, नोट्स, वर्किंग नोट, कंक्लूजन भी लिखना पड़ रहा है। सो ट्राई एंड इम्प्रूव योर स्पीड, गिव मोर मॉक्स, एज मच मॉक्स एज पॉसिबल। आपको पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, It's 4 o'clock का है, ऑनलाइन है, बहुत सारा अवेलेबल है, यू कैन डू दैट। तो इफ यू अगर इस तरीके से मैनेज करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। Along with that, like what I did was I had taken tuition from Vajiram and Ravi, and also I had taken the mock test from Rankers. मेरे पास दोनों का मटेरियल था, दोनों का पेपर था, तो I got the best of both. सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी हो सकता है, कुछ इशू नहीं है, and this is a technical optional. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि there is a dearth of materials in the market. हर टॉपिक पे बहुत सारा मटेरियल्स अवेलेबल है, एंड मोस्टली जो इसमें प्रोफेशनली और टेक्निकली इन्वॉल्व होते हैं वही लोग इसमें आते हैं ऑप्शनल के लिए। So you already know the topics. It's more about how you brush it up and how you present it in the paper. I just follow this strategy. It depends from person to person. It's upon you. और अगर कुछ भी और कुछ question हो इसके लिए तो I can answer again later. But this was my strategy for this and accountancy.